नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो धुरंधर हस्ती हमारे साथ है, सबसे पहले तो हम इनका ये धन्यवाद करना चाहेंगे कि अपने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका चेहरा देख रहे होंगे, ये किसी आज परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि हरियाणा के पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री और रोहतक के कलोई के कद्दावर नेता श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी आज हमारे साथ हैं। तो हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। हुड्डा साहब, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी। हुड्डा साहब, पहले तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप एक इतने कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता है, कलोई हल्के से, फिर भी आपको टिकट कैसे नहीं मिला? ऐसा ये तो मुझे भी बहुत दुख है जी कि जितने सर्वे हुए, जी, पार्टी सर्वे कराती है, हमारी पार्टी सर्वे वाली पार्टी है। जी जी जी। और सर्वे तो आज सभी पार्टियां कराती हैं। जितने सर्वे हुए मेरे पक्ष में गए जी। और मुझे उम्मीद थी कि मुझे किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी जी। क्योंकि मेरे बराबर में कोई आदमी इतना कद्दावर था नहीं। ठीक है। एक आदमी था, उसने टिकट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता था कि ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आप किसके बारे में बात ना, कर मैं रहे हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहता चैनल पे। हमारा ही पार्टी का एक आदमी है, सीनियर आदमी आपकी है। पार्टी का? हाँ। कहीं आप सतीश नानल जी की बात ना, नहीं कर रहे? मैं किसी का नाम नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। आपने ये कहा सर कि मुझे टिकट उसकी जरूरत नहीं थी मांगने की, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं। सर, टिकट के लिए तो बड़े बड़े जितने भी नेता है अपने अपने बॉस की, सीनियर की, गॉड फादर के लिए लॉबिंग करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो फिर आपको कैसे उम्मीद थी कि आपको टिकट मांगने की जरूरत नहीं है? देखिए, कांग्रेस के सिस्टम में और भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बहुत फर्क है जी। कांग्रेस में धक्के खाने पड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट देना तो घर बुला के दे देते हैं। अच्छा अच्छा। लोकसभा में मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। ये अप्लाई वाली पार्टी नहीं है। अच्छा। कि 20-20 हजार रुपये जमा कराओ, लोगों को लूट लिया जी। और 3,000 मतलब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। तो उस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। तो मैंने ना तो लोकसभा का अप्लाई किया था, ना मैं विधानसभा का अप्लाई किया। ठीक है। लोकसभा में बिल्कुल मेरा होता रह गया। हाँ हाँ। मुझे खुद पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बताया कि आपका हो गया। लेकिन बाद में किसी ने, हाईकमांड के आदमी ने, किसी ने ये कहा कि अगर अरविंद शर्मा को टिकट नहीं दोगे तो ब्राह्मण सारे कांग्रेस में चले जाएंगे। इस वजह से अरविंद शर्मा को मिला। तो मैं बड़ा आहत हूं और मैंने अपनी नाराजगी पार्टी के नेताओं को भी बताई है। और मेरे टिकट ना मिलने से सैकड़ों लोग पार्टी छोड़ के चले गए। सर, आपने कहा लोकसभा में किसी ने ये कह दिया है कि ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे अगर अरविंद शर्मा जी के, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिला तो जाट भी तो नाराज होने की संभावना थी ना उसमें? ये सारी बातें हैं। क्योंकि मैं उस समय ना तो मैं दावेदार था, लेकिन मेरे दावेदार ना होते हुए मेरा नाम कंसीडर किया। मेरे नाम पे गहन मंथन हुआ जी, टॉप लेवल पे जी, और आखिर में ये फैसला हुआ कि अरविंद शर्मा को टिकट देना चाहिए। अच्छा अच्छा। और आपका नंबर काट दिया? हाँ, मेरा नंबर काट। लेकिन कलोई हल्के के सर, अगर हम अब विधानसभा की बात करें तो जो अब कैंडिडेट है जिनको टिकट मिला है, मंजू हुड्डा जी हैं, वो इतने कमजोर वो हैं, लेकिन क्या इसका क्या तात्पर्य समझेगी? बीजेपी जानबूझ कर आना चाह रही है ये सीट? देखिए, कई बार इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। हाँ। कल मेरे पास पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता का फोन आया। ठीक है। और मुझे कहा कि इसकी मदद करो। मैंने कहा मैं इसकी मदद कैसे करूं? अरे, आपने एक पहाड़ के मुकाबले में एक बहुत हल्के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, तो स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। मैं अगर मदद करूंगा, मेरे पास है 20-25 हजार वोट। ठीक है। 5,000 मेरे टेलीफोन में कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है। मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं मदद भी करूंगा और बाद में उसकी वोट ही थोड़ी आई तो मेरा नाम भी खराब होगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मेरी शुभकामनाएं हैं उस बेटी के लिए। अच्छी बेटी है वो, जिला परिषद की चेयरमैन है अभी, और उसका पति जो है वो भी हमारे धामड़ गांव से है जी। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी। लेकिन मैंने कहा मैं चुनाव में मैं सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाऊंगा। आपकी नाराजगी जैसे और नेता थे, कर्णदेव कंबोज जी थे और दूसरे थे, उनको मनाने के लिए पार्टी के जो लीडर हैं, यहाँ तक सीएम भी उन लोगों को मनाने के लिए गए हैं। तो क्या आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी का कोई प्रयास हुआ? ना, मुझे किसी ने संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की।
और मैं भी मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। अगर मैं पार्टी छोड़ता तो शायद कुछ लोग आते, लेकिन अभी मेरा कोई पार्टी छोड़ने का मन नहीं है। सर, अगर विरोध दर्ज नहीं करवाएंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी अहमियत का पता कैसे चलेगा पार्टी को? अहमियत का तो इनको पता है। अहमियत का कैसे पता है सर? कल मैंने कोई आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आप ये कह रहे थे कि मेरे जैसे लेवल के आदमी को 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो फिर औरों का क्या होगा? वो तो गलती से, वो गलत फहमी से हुआ है जो कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री को मैंने बताया था, मुख्यमंत्री ने धमकाया था स्टाफ को अपने को कि कृष्णमूर्ति जैसे आदमी अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे कैसे होगा। तो लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं, राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। और मैं तो चौधरी बंसीलाल से स्टार्ट हुआ था। चौधरी बंसीलाल जी के बेटे थे सुरेंद्र सिंह जी, वो क्रिकेट के शौकीन थे। मैं क्रिकेट का बहुत टॉप का खिलाड़ी था हरियाणा का। वेरी गुड। तो उन्होंने एक मैच खेलने के लिए मुझे भिवानी में बुलाया था। मैच खत्म होते ही उन्होंने कहा भाई आपको NSUI का जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसका स्टेट का प्रेसिडेंट बनवा देता हूँ मैं। ठीक है। मैंने कहा जी बनवा दो। तो ये 74 की बात है, 50 साल पहले। और मैं सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा करीब 2 साल। ठीक है। उसके बाद ये भाई भूपेंद्र, एक्चुअली वो मुझे लाए थे, चौधरी रणबीर सिंह की रिप्लेसमेंट करना चाहते थे, उनकी जगह मुझे टिकट देना चाहते थे, उनके पैरेलल खड़ा करना चाहते थे। चौधरी बंसीलाल ये चौधरी रणबीर सिंह की जरा अच्छे रिलेशन नहीं थे। ठीक है, पता है। तो उस संदर्भ में मुझे लेके आए थे। लेकिन 2 साल के अंदर ये भाई भूपेंद्र सिंह तो बड़ा तिकड़मबाज है। अच्छा। इसने और सुभाष मित्रा ने क्या कान भरे सुरेंद्र सिंह जी के, मैंने उनका झगड़ा करा दिया और मैं उनसे 2 साल के बाद दूर हो गया। ठीक है। उसके बाद पार्टी आउट ऑफ पावर होगी। आउट ऑफ पावर होने के बाद तो एक वर्कर की पार्टी को जरूरत थी। मैं संजय गांधी के संपर्क में आ गया। बहुत बढ़िया। और संजय गांधी को जिस समय सजा हुई किस्सा कुर्सी के केस में 3 साल की, तो मैं धारा 144 तोड़ के 30,000 कोर्ट में मैं उनके साथ 1 हफ्ता जेल में रहा। ठीक है। ऐसे ही मैं इंदिरा जी के साथ, इंदिरा जी की गिरफ्तारी उस मैं जेल में रहा। और मैं जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन मैंने 1977 में किया। चौधरी देवीलाल की सरकार थी। मैंने स्टूडेंटों को सिनेमा में कंसेशन और बसों में कंसेशन कराने के लिए मैंने एक आंदोलन की, मैंने कॉल की। 3000 स्टूडेंट वैश कॉलेज से आ गया। और सड़कों पे उन्होंने, क्योंकि इमरजेंसी हटी थी, 2 साल से स्टूडेंट दबाव में थे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, एकदम से बाहर बढ़ गए और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, सिनेमा तोड़ दिए, बसें तोड़ दी। मेरे पे डकैती की धारा लगाई गई क्योंकि कॉल मेरी थी। और मैं उस संदर्भ में मुझे जेल जाना पड़ा 1 महीना। ठीक है। लेकिन जेल जाने से पहले मैं इंदिरा जी से मिलने गया था। इंदिरा जी उस समय आउट ऑफ पावर थी। मैंने इंदिरा जी को जैसे कहा कि मेरा नाम कृष्णमूर्ति हुड्डा है, तो वो हंसने लगी जोर से। मैं कहने लगी बेटे, कांग्रेस के लोग तो सत्ता में हटने के बाद बिलों में घुसे हुए हैं। एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ जो इंदिरा जी ने कहा। और तूने इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया? तू इतना दुबला पतला लड़का, मैं 26 साल का था उस समय। तो इंदिरा जी कहने लगी, तो यार तूने तो कमाल कर दिया। ठीक है। कहता ये अब ऐसा करना, अभी गिरफ्तार ना होना, ये आपको पिटाई करेंगे पुलिस वाले। वो सामने संजय गांधी खड़ा है, उससे बात कर ले, वो तेरी जमानत करा देगा। मैं संजय गांधी के पास चला गया। संजय गांधी कहने लगे, तू बड़ा बहादुर आदमी है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया तूने, मुझे तो तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। तो संजय गांधी के संपर्क में आया। संजय गांधी ने मेरी जमानत कराने की कोशिश की। ठीक है। और मेरी बड़ी हेल्प की। मुझे ऑल इंडिया का, मुझे NSUI का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। ठीक है। लेकिन मेरठ यूनिवर्सिटी से हमारा एक के शर्मा जीत गया था। जी। तो उसको बनाना पड़ा, मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है। तो ऐसे मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है कांग्रेस में। लेकिन सर, संजय गांधी जी और इंदिरा जी का जब आशीर्वाद आपको था, तो आपने सेंटर की राजनीति क्यों नहीं की? आप स्टेट की राजनीति में क्यों रहे? फिर मैं सेंटर की राजनीति कर रहा था। एक दिन मैं संजय जी से कोई अपना व्यक्तिगत काम के लिए गया, तो भजनलाल जी वहाँ बैठे थे। ठीक है। भजनलाल जी ने ताजी 1980 में ज्वाइन की थी पार्टी। तो उन्होंने, संजय जी ने भजनलाल जी को कहा कि भाई कृष्णमूर्ति हुड्डा मेरा बहुत करीबी है, इसका ये काम करना है। भजनलाल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, कर दूंगा जी। फिर मैं स्टेट में भी, यूथ कांग्रेस में भी जनरल सेक्रेटरी था और NSUI में भी ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो
1982 का इलेक्शन आ गया। इन द मीन टाइम संजय जी की डेथ हो गई। जी जी जी। वो हमारे लिए सबसे बुरा टाइम हुआ, बुरी बात हुई हमारे लिए। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए? व्यक्तिगत इसलिए हुई कि अगर संजय गांधी जिंदा रहते तो हम कहीं के कहीं होते। बिल्कुल। तो 82 में मेरे एक हाई कमांड के मेंबर होते थे CM स्टीफन, जो 1977 से लेकर 80 तक विपक्ष के नेता रहे। इंदिरा जी हार चुकी थी जी, और 80 में वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन गए। ठीक है। मेरे एक NSY के दोस्त के माध्यम से उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने मेरी बहुत मदद की टिकट में। ठीक है। और मेरा टिकट ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन उस समय अरुण नेहरू, गुलाम नबी आजाद, इन्होंने सीताराम केसरी जी के थ्रू मेरे टिकट को पेंडिंग करवा दिया। पेंडिंग करा दिया तो उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह इंदिरा जी से मिले कि अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। जी जी जी। लेकिन उनकी खूब छक्के खुशामद की और ये कहा कि देखो हम सारी उम्र आपके सपोर्टर रहे हैं। हकीकत में वो सपोर्टर नहीं थे। 77 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे। और हम लोग भूपेंद्र सिंह और उनके फादर चौधरी रणबीर सिंह ये रेड्डी कांग्रेस में थे। मैं इंदिरा जी के साथ था। जब इंदिरा जी की पहली बार गिरफ्तारी हुई तो मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह एक गाड़ी में थे और उनको फरीदाबाद ले जा रहे थे। जब फरीदाबाद ले जा रहे थे उस समय फ्लाईओवर नहीं था, वो ट्रेन आ रही थी, रेलवे ट्रैक था, और वो एक पुलिया पे बैठ गई। रात का 10 बजे का टाइम था। मैं उनके साथ था। तो उस समय HR भारद्वाज उस समय एक छोटे से वकील होते थे। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, भाई तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक आरोपी को लेके आते हो, किसकी परमिशन से लाए हो? बगैर कोर्ट की परमिशन तो जा ही नहीं सकता। दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने वायरलेस पे बात की, उनको ये हुक्म दिया कि वापस आ जाओ तुम, वरना वहाँ चौधरी देवीलाल ने इंदिरा जी के गिरफ्तारी के लिए वहाँ अलग से बढ़वाया था और हमारे जैसे जो लोग उनके साथ जाते उनकी पिटाई का भी इंतजाम कर रखा था। जी जी जी। तो लेकिन ये सारा मामला टल गया। अगले दिन हमने गिरफ्तारी दी, इंदिरा जी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो वो एक बूस्ट मिला पार्टी घटना। तो उस समय से हम तो इंदिरा जी के बुरे से बुरे टाइम में उनके साथ खड़े रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसका परिवार कभी मुझे बताए ना वो कब किस केस में किस आंदोलन में वो जेल में गए हैं। जी। तो ये बातें यहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। तो ये तो हम दुर्भाग्य ही कहेंगे आपका व्यक्तिगत है कि आप इतने बड़े लेवल पर जाके भी उतने कामयाब नहीं हो पाए जितने दूसरे लोग कामयाब हो गए। आपने फिर बीजेपी कब ज्वाइन की और क्योंकि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई थी कि आपने कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन की, जबकि भजन लाल जी के टाइम में आप श्रम एवं रोजगार मंत्री भी थे और एक पावरफुल मंत्री हुआ करते। तो फिर उसके बाद ऐसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में क्यों गए? 1996 में जब इलेक्शन हुआ ना जी, तो चौधरी बंसीलाल की पार्टी एक एमर्ज हुई थी, हरियाणा विकास पार्टी जी। चौधरी बंसीलाल ने कलोई से, उस समय कलोई था इसका नाम, कलोई नाम था। हवा सिंह हुड्डा एक वकील होते थे धामड़ के जी, हुआ करते हैं, उनको टिकट दे दिया और उनका पर्चा भरवा दिया। एडवोकेट जनरल नहीं थे जी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बंसीलाल के पास गए कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा को ये हवा सिंह नहीं हरा सकता। ठीक है। चौधरी बंसीलाल की हमारी नोक झोंक होती थी असेंबली में। उसने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा इसके भाई को खड़ा कर दो इसके मुकाबले में, दोनों भाई हार जाएंगे, तीसरा आदमी जीत जाएगा। तो मेरे ताऊ के लड़के को, जो मेरे ताऊ MLA होते थे चौधरी रामस्वरूप, उनके लड़के रामफूल को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया 1996 में। नतीजा यह है कि उसकी 19,000 वोट आई, मेरी 17,000 आई, 24,000 वाला जीत गया। ठीक है। अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ ना करता तो मैं चुनाव जीत जाता। तो आप उनको मनाते, गांव को इकट्ठा करते, परिवार को इकट्ठा ना? वो मानने वाली स्थिति नहीं थी। अच्छा। वो हमारी बहन ने उसको एक बात कह दी थी कि भाई चौधर तो हमारी थी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा का बाप कभी MLA ही नहीं बनाया। अच्छा, चुभ की वो बात। हाँ, तो वो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो चलो चुनाव हो गया, हम हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि भूपेंद्र मुश्किल से 2000 से वो चुनाव जीता था। जी जी जी। और हकीकत तो मैं अगर आपको बताऊं कि चौधरी देवीलाल 89 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और 3 लाख वोटों जीते थे चौधरी हरदेवाल लाल के खिलाफ। चौधरी हरदेवाल लाल ने उनके खिलाफ पटिशन कर रखी थी। चौधरी देवीलाल ने रोहतक सीट वैकेट कर दी और सीकर रख ली।
चौधरी भजनलाल मुझे राजीव जी के पास लेके गए, राजीव गांधी के पास, कि जी ये ठाडा परिवार है, ये परिवार में 2 MLA रह चुके हैं पहले, और ये किसानों का, इनका जबरदस्त समर्थन है किसानों, और ये चौधरी देवीलाल की पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं और किसी के बस का मुकाबला नहीं। ठीक है। तो मुझे कहने लगे आप क्या करते हो? तो मैं उस समय नौकरी करता था। ठीक है। मैं बीच में सस्पेंड रहा हूँ 7 साल नौकरी में, ट्रेड यूनियन आंदोलन की वजह से। उस समय मैं पॉलिटिकल पार्टी में आ गया, जब नौकरी में रहा नहीं मैं। तो मुझे कहने लगे आप नौकरी छोड़ो और मैं आपको लड़ाऊंगा लोकसभा बाई इलेक्शन। मैं नौकरी छोड़ के आया तो इतने में हरद्वार इलेक्टिव हो गए। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली कि मेरे उसका तो फैसला हुआ नहीं अभी तक पिटीशन का, आप चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि ठीक कह रहे हैं चौधरी देवीलाल, तो इलेक्शन रोक दिया। अच्छा। तो मेरा वो सारा मामला, सारा टेम्पो मेरा खत्म हो गया। ठीक है। 91 आ गया। राजीव जी ने मुझे बुलाया कि भाई मैंने तेरा इस्तीफा करवाया था, अब तू बता लोकसभा लड़ेगा या विधानसभा? मैंने कहा जी लोकसभा कहोगे तो लोकसभा लड़ूंगा, बाकी मेरा मन विधानसभा लड़ने का है। आपने 89 का जिक्र किया सर। हाँ जी। 89 में देवीलाल जी ने रोहतक छोड़ दिया था। हाँ जी। और उसी से जहाँ तक मैं भी 25 साल से पत्रकारिता में जुड़ा हूँ, तो शायद वही नाराजगी थी लोगों के दिल में कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को जिताया, और अगर वो देवीलाल जी अगर नहीं छोड़ते रोहतक की सीट को, तो मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव नहीं जीत पाते। शायद मेरा अपना ही बिल्कुल ठीक बात। और इतना बड़ा शायद जो है उसके बाद तो फिर वो चीफ मिनिस्टर बने रही है, वो तो बाद की बात है, लेकिन वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी की किस्मत कहेंगे या कुछ भी कहेंगे कि वो पहुंचे जी। आप 91 में थे, उसके बाद 91 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हार चुके था। ठीक है जी। 82-87 में भूपेंद्र सिंह कलोई से हारे, 67 में 70 में उनके फादर चौधरी रणबीर सिंह हारे जी, 72 में उनका भाई हारा। तो 5 चुनाव हारने के बाद छठा चुनाव मुझे मौका मिला, और चौधरी वीरेंद्र सिंह मुझे 6 महीने पहले मिले थे। ठीक है। वो समय पार्टी प्रेसिडेंट थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया 91 में, राजीव गांधी ने भी यस कर दिया। जिस दिन पर्चा भरना था उससे एक रात पहले की बात है कि राजीव जी का टेलीफोन आया वीरेंद्र सिंह के पास, भाई तूने किसको टिकट दे दिया? ये परिवार तो 5 चुनाव हार चुका है, ये लोकसभा नहीं जीत सकते। वीरेंद्र सिंह ने कहा रात के टाइम 2 बजे में, राजीव जी मैं तो इस समय नींद में हूँ बड़ी, मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। उन्होंने कहा सुबह बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने रात को ही भूपेंद्र सिंह को टेलीफोन करके कहा भाई टेलीफोन के तार निकाल ले, अपना टेलीफोन ऑफ कर दे, लैंडलाइन होती थी उस वक्त, और अपना फोन भी वो ऑफ करके बैठ गए। लास्ट डे था, राजीव जी को पूरे देश के चुनाव लड़ना थे, उनका 1-2 बार फोन आया होगा, उन्होंने नहीं मिला होगा, उन्होंने कहा छोड़ो। ये वीरेंद्र सिंह ने बताया, मैं ये बातें मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ। इसी बात को याद आ रहा है कि उन्हीं वीरेंद्र सिंह जी को किक बैक करने वाले भी शायद भूपेंद्र। हाँ यस यस, मैंने कहा था वीरेंद्र सिंह को एक दिन जी, अरे मैं कहा तुम्हारी तो हमारी और आपके चौधरी छोटराम की और मेरे ताऊओं की बड़ी दोस्ती थी। हाँ। तुमने तो रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। हाँ, हाँ, हाँ। अगर मुझे 82 में अगर मुझे अपोज ना करते वीरेंद्र सिंह, तो मैं 82 में MLA हो जाता, मिनिस्टर हो जाता। भूपेंद्र सिंह कभी उभर भी नहीं पाते। तो ये सब इस प्रकार से मतलब सारा मामला पॉलिटिक्स में हुआ। जी जी जी। फिर अभी आपने जब ये दिखाई दिया कि कांग्रेस में वो नहीं है, तो फिर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीजेपी में भी ऐसा क्यों हो गया कि आप इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े जिसकी पकड़ है अपने उसके अंदर, और फिर भी मतलब इतने ज़्यादा ये रणनीति क्या है बीजेपी की? ऐसा है कि मैं पिछले 5 साल से दिन रात मैंने मेहनत की इस इलाके में। 4 मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं की। पहली मैंने 2 अक्टूबर 2022 में और 23 में मैंने कलोई में, भोर में, सांगी गांव में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में, और जसैया गांव में 4 भव्य जनसभाएं की मैंने। भूपेंद्र सिंह कभी वोट मांगने के बाद कभी दोबारा धन्यवाद करने भी नहीं जाता था। ठीक है। उसको ये लगा कि ये तो यह मामला खराब हो गया। उसने 2023 में अगस्त के महीने में अब्रप्टली पूरे हल्के के प्रोग्राम बना लिए कि कभी सारा मेरा वोट बैंक ही ना खिसक जाए कृष्णमूर्ति हुड्डा की तरफ, और घर घर जाके उसने लोगों से कहा कि यार कोई नहीं, मेरे से गलती होगी, मैं नहीं आता था। तो मेरी वजह से मैंने लोगों की
इज्जत करवा दी, भूपेंद्र हुड्डा गांव में जाने लग गया, वरना ये तो कभी जाते भी नहीं थे। मैंने देखा है सर, उस टाइम आपका बड़ा कद हुआ करता भूपेंद्र हुड्डा जी से बड़ा, क्योंकि मैं भी इसी हल्के से संबंध रखता हूँ, तो हर चीज़ को मैं खुद अपनी उससे देख चुका हूँ, आपके कद को भी, आपके ओरा को भी देख चुका हूँ मैं। ठीक है, अब बीजेपी में आपकी क्या वो लगती है कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? देखो बीजेपी की सीटें, ऐसा मेरा अनुमान है कि मेजोरिटी आ जाएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, नायब सिंह सैनी तीसरी बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हवा का रुख पहचान नहीं रहे, या आप पार्टी के प्रति आपकी जो आस्था है उसके चलते कह रहे हैं आप ये बात? देखिए मेरा 50 साल का अनुभव है। हाँ। और मैंने सारी उम्र चुनाव ही देखे हैं। हाँ। मैं तो कांग्रेस के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों से, चौधरी बंसीलाल जी के साथ मैंने काम किया, भजनलाल के साथ मैंने काम किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मैंने काम किया जी। तो मैंने सारी उम्र यही काम देखे हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको ये बता रहा हूँ। आपके अनुभव के आधार पर मेजोरिटी बीजेपी की आएगी, और सीएम जो बनेंगे नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। मेरा अनुभव ये कह रहा है सर कि आपकी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अभी कांग्रेस का टिकटों का वितरण हो लेने दो। बीजेपी का तो हो चुका ना? हाँ, बीजेपी का भी। बीजेपी के 80% उम्मीदवार है ना सर, जितनी भी लिस्ट आई है 80% उम्मीदवार बगावत कर चुके हैं। कांग्रेस के बीजेपी से 10 गुना लोग बगावत करेंगे। कांग्रेस में एक सीट पे 100 आदमी हैं, और एक को मिलेगी टिकट, 99 आदमी विरोध करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, उस कैंडिडेट को हराएंगे, ताकि उसको हरा के फिर अगली बार उसका दावा हो जाए। आपने कहा कि 20-25 हजार वोट तो आपके पास अभी हाँ है। आप पार्टी आपने अब तक छोड़ी नहीं है, तक हम ये समझे कि वो 20-25 हजार वोट मंजूर हुड्डा को मिलेंगे आपके? देखिए मेरे वाले वोटों में असंतोष है। मेरा वाला वोटर इस बात से आहत है, दुखी है, क्योंकि जिस समय मैंने ज्वाइन किया था तो मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर थे। हाँ। इन्होंने ये कहा था भरी सभा में, मैं 5000 लोगों को, मैं सबको लोगों को लेके गया था जी जी जी। और मनोहर लाल जी इतने उत्साहित हुए, इतने खुश हुए हमारी भीड़ को देख के। और नायब सिंह सैनी स्टेट के भाजपा के प्रेसिडेंट थे, वो मेरे साथ बैठे थे, वो बार बार मुझे थपकी दे रहे थे कि यार तूने कमाल कर दिया, बहुत लोगों को लेके आ गए। और जब मैंने मनोहर लाल जी ने कहा एक बार अपने लोगों से कहो हाथ खड़ा कर दे, तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 5 के 5000 में। तो मनोहर लाल जी भी हैरान हो गए, यार ये तो बड़ा भारी इसका वोट बैंक है। तो जो मैंने 5 साल मेहनत की है, मुझे उम्मीद, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे टिकट डिनाई होगी। मुझे टिकट मिलने की 100% उम्मीद थी। इसको क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, था तो कॉन्फिडेंस। 50 साल का वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। 50 साल का तजुर्बा। हाँ। और आपके सामने जिस कैंडिडेट की कोई पकड़ ही नहीं है हल्के के ऊपर, उसको वो दे दिया, टिकट दे दिया, और आपसे वो बात तक नहीं कर रहे। बात तो कर रहे हैं, बात मेरे से बात तो सब कर रहे हैं। 5-5 घंटे आपको इंतजार करवाया जा रहा है। वो एक बार मुगालते में, उसके बाद तो ये नायब सिंह सैनी उन्होंने भी तो वेट करवाया आपका। नायब सिंह सैनी मेरे घर आए थे बगैर बताए। अच्छा। नायब सिंह सैनी एक दिन मैं बल्कि नहा रहा था, इतने में मेरे पास सीआईडी वालों का फोन आया कि ये मुख्यमंत्री आपके घर आ रहे हैं। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं। एकदम से अचानक मेरे घर आ गए। मनाने आए थे या फिर? नहीं, ये तो टिकट से पहले की बात है। अच्छा, टिकट से पहले की बात। वो सिर्फ मुझे ऑनर करने आए थे। हाँ। कि भाई चलो, मैं एक अच्छे कार्यकर्ता है, मजबूत आदमी है, मैं उसकी वो करूँ, कदर करूँ। अब प्लानिंग क्या है आपकी, भविष्य की क्या योजना है? देखो अभी तक तो मेरे साथियों से मैं सलाह करूंगा, और अभी तक तो मेरा मन है तो बीजेपी में। अभी तक मेरा मन बीजेपी में रहने। जबकि पब्लिक ये कह रही है कि बीजेपी की एक तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, पब्लिक ये कह रही है, फिर भी आपका बीजेपी में मन है। क्या इसका ये तात्पर्य है कि कांग्रेस में आपको आपका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप बीजेपी में हैं? या फिर ये है कि चलो स्टेट में ना आएगी ना, सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है? देखिए कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, रोज पार्टियां बदलना ठीक नहीं होता। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो इसलिए। हाँ। तो आप उसमें भी तो थे ना, हजका में भी तो गए? हजका तो कांग्रेस ही थी एक तरह से। अच्छा, कांग्रेस थी। हजकार कांग्रेस में कोई धर्मपाल मलिक, भजनलाल, सारी बड़ी कांग्रेस में रहे। जी। तो उसका कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। अब भविष्य में आप ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होते हुए मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
यहाँ आप भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही जा चुके, वही आपको ले जा चुके हैं कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में पहले ले गए थे मुझे। झूठ अब नहीं जाएंगे? झूठ अब नहीं जाऊंगा। आप थोड़ी बड़ी झूठ बोल देंगे। ना ना ना, अब वो कहते हैं ना, आपको चेयरमैन का वो कर देंगे। ना, चेयरमैन का तो मुझे पहले भी था। मैं चेयरमैन तो 1942 आज से 40-42 साल पहले चेयरमैन था। आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि आप अकेले कृष्णमूर्ति हुड्डा नहीं, आपके साथ आपके कार्यकर्ता भी है 5000। तो जैसे आपने बताया कि 5000 कॉन्ट्रैक्ट तो आपके फोन में है, तो वो पर्सनल आपके कार्यकर्ता, उनके काम कैसे होंगे? अगर आप सत्ता में नहीं रहे तो क्या वो नहीं छोड़ जाएंगे आपको? ऐसा भूपेंद्र हुड्डा ने कौन से काम कर दिए? तो आप देखो ना कितने लोगों को झूठ बोली है। उसका बेटा महा झूठा, उसका बेटा जो उसको मिलता है कि तेरी नौकरी पक्की, तुझे डीएसपी। बीजेपी ने आपके काम करती है? नहीं, बीजेपी ने काम नहीं करे। मैं तो 6 महीने 7 महीने पहले गया था। हाँ। उसमें काम करने वाली कोई बात ही नहीं थी। और 6-7 महीने पहले गया था, उसके बाद इलेक्शन हो गया था, आचार संहिता लगी थी, अब फिर दोबारा आचार संहिता लगी, तो मौका ही नहीं मिला। आपके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे अब? जो आपके कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे। आपका साथ कहाँ है, किसके साथ है? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई जरूरी नहीं कि सत्ता के साथ रहें, सत्ता से बाहर भी रहना चाहिए। मैं कांग्रेस में रहा 10 साल, उससे पहले मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के था, कांग्रेस में रह के भी मैं सत्ता से बाहर था। जब कुलदीप बिश्नोई ने नई पार्टी बनाई थी, उसकी 6 सीटें आई भी थी, तो खुद उसके जो एमएलए बने थे वो छोड़ गए थे। वो 5 एमएलए छोड़ गए थे। आगे यहाँ जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जब आपके कार्यकर्ताओं को ये लगेगा बीजेपी में काम हो नहीं रहे, कांग्रेस में ही जा नहीं रहे, और हम कृष्णमूर्ति हुड्डा का जो झंडा उठा रहे हैं, हमें उस झंडे के बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस में नहीं जाएंगे। वो मेरे प्रति कमिटेड हैं, और वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के सताए हुए हैं, उसके बेटे के सताए हुए हैं। अच्छा। उनके बेटे ने इतने लोगों को झूठ बोला हुआ है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मेरे सामने एक बार नहीं अनेकों बार झूठ बोली है। मेरे से जब यहाँ से 2009 में मुझे जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की सुभाष बत्रा के माध्यम से, उस समय उन्होंने कहा था भाई 2009 में टिकट नहीं दूंगा, 14 में दूंगा। ठीक है। ना 14 में दी ना 19 में दी। फिर मैं इनसे दूर हो गया। टिकट तो इन्होंने भी तो नहीं दी आपको, बीजेपी ने? हाँ, बीजेपी ने नहीं दी, कोई बात नहीं। हाँ, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? ना, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मुझे गलतफहमी नहीं है मुझे। अच्छा। गलतफहमी किसकी नहीं है, जीतने की या किसी की? नहीं, मुझे ये गलतफहमी नहीं कि मैं इतना लोकप्रिय हूँ कि मैं आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम का नारा दे रहा है। स्टेट के श्रम और रोजगार मंत्री रहे हैं। पावर करना क्या होता है, ताकत क्या होती है, लोगों के काम कैसे किए जाते हैं, लोगों को कैसे रोजगार दिया जाता है, कि हजारों आदमियों को आपने रोजगार दिलवाया, तो क्या आपके कार्यकर्ता आज नहीं चाहेंगे कि आप पावर में आए तो लोगों को रोजगार मिला, आपके कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला? नहीं, इंडिपेंडेंट में आज की परिस्थितियों में चलिए मुश्किल है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। आपने कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के विचारों को सुना, इनकी भविष्य की प्लानिंग को देखा आपने, और क्या करेंगे कैसे करेंगे ये भी आपने जाना। तो इन्होंने हमें इसका टाइम दिया, इसके लिए हम इनका